हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आप लोगों को पता है कि नीट के लिए हम लोग रिवीजन कोर्स कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कोर्स कर रहे हैं, क्रैश कोर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड में हम लोग अर्थ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म। और लास्ट में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक 3 तरह के मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात देखिए, क्वेश्चंस जो आते हैं आपके हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन आता है, इससे भी पर्टिकुलर आप देखिएगा तो प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से उठा के भी पूछे गए हैं, बार मैग्नेट से भी उठा के पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को मतलब स्किप करके चले जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में तो आप ये मान लीजिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन तो पक्का मान लो यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में ठीक है, देखने वाले हम लोग सबसे पहले है आपका बार मैग्नेटिज्म। ठीक है, सॉरी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, सिंपली होता है कि एक आपका मान लीजिए मैंने मैग्नेट बनाया। ठीक है, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। आपने पढ़ा होगा, मैंने 10th क्लास में पढ़ा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब रिवीजन कोर्स है तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसके ये होते हैं, हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो मैग्नेटाइज हो जाए इजिली, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है, अगर उसको यहाँ पे पास में रखा जाए, फॉर एग्जाम्पल आयरन। ओके, आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको आयरन फाइलिंग बोलते हैं, उसको अगर मैं पास में यहाँ पे रखूँ तो क्या होता है ना कि ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दैट मीन्स ये मैग्नेट उस आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगा। और जो डेंसिटी होगी ना आयरन फिलिंग की, वो पोल्स के पास ज़्यादा होगी। इसको हम लोग जैसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, पोल्स के पास ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आयरन फिलिंग की डेंसिटी बहुत कम होगी, पोल्स के पास आयरन फिलिंग की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बार मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है कि जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शन। अगर तुमने बार मैग्नेट को अगर तुम फ्रीली सस्पेंड कर दो, ठीक है, तो वो खुद को क्या करेगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और यहाँ पे आप देखोगे एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक ज्योग्राफिकल साउथ होता है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक साउथ होता है। ठीक है, तो अगर तुमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया मैग्नेट को, ठीक है, तो ये खुद को इस तरह से अलाइन कर लेगा। ठीक है, सच दैट इसका नॉर्थ जो है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगा, और साउथ जो है ये मैग्नेटिक साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं। ये मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट से पास होता हुआ जो ये लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, जो मैग्नेट से पास करता हुआ एक लाइन है। ठीक है, और एक प्लेन है जो इस लाइन मतलब एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, ये मतलब मान लो कि तुम्हारा एक इस तरह का प्लेन है जिसमें मैग्नेट भी कंटेन्ड है। ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसमें मैग्नेट भी कंटेन है। एक ऐसा प्लेन है जो क्या है तुम्हारा मैग्नेट भी कंटेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। आगे हम लोग जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। चलिए, अब आपका वो सब सारी चीज़ें तो जनरल चीज़ें थे, बेसिक सी चीज़ें थी जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब क्या है आपका मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, बार मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ कितना है, इतना, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है इसका। लेकिन जो पोल्स के जो जहाँ पे पोल्स जो एक्टिव होते हैं, जो कंसंट्रेशन होता है पोल का, दोनों पोल जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। मतलब बार मैग्नेट में 2 तरह का लेंथ होगा। एक होगा ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो उसका एक्चुअल लेंथ होगा बार मैग्नेट का जितना भी साइज है, उससे थोड़ा सा छोटा होगा आपका क्या, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, जहाँ पे पोल का कंसंट्रेशन यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्थ पोल का कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। तो 2 चीज़ हुआ आपका, एक हुआ इफेक्टिव लेंथ, दूसरा हुआ क्या, ज्योमेट्रिकल लेंथ। बार मैग्नेट के लिए क्या होता है ना कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। बार मैग्नेट के लिए इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं,
अब ये आपका सेमी सर्कुलर मैग्नेट है, सेमी सर्कुलर मैग्नेट है। अब यहाँ पे देखो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। ओके, और सेमी सर्कल है, इसका रेडियस अगर r है तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा 2r हो जाएगा। और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, ये वाला जो पूरा लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू r हो जाएगा। कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ, पाई इंटू r हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए एक और चीज है कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन जो है मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट है। ठीक है, कैसे कि देखो अगर एक मैग्नेट है आपके पास, अगर एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट क्या कर सकता है, जो आयरन है इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। मान लेते हैं ये आपका आयरन है तो इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर कोई यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल है तो इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है किसी दो सब्सटेंस को, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो मैग्नेट ही होगा, हो सकता है वो आयरन भी है, हो सकता है वो आयरन भी हो। यानी कि अट्रैक्शन जो होता है ट्रू टेस्ट नहीं होता, लेकिन रिपल्शन जो होता है ट्रू टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल नॉर्थ को ही रिपेल करेगा, साउथ पोल साउथ को ही रिपेल करेगा, जो इसलिए रिपल्शन क्या होता है, ट्रू टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे पी और क्यू दो सब्सटेंस है, ठीक है, दो मटेरियल है पी और क्यू, पी और क्यू। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में पी और क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में P और Q एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड वाले केस में P और Q क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड वाले केस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा मैग्नेट है, P मैग्नेट है या Q मैग्नेट है। फर्स्ट वाले केस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड वाले केस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा मैग्नेट है, क्या Q मैग्नेट है या P मैग्नेट है। ठीक है, आपको बताना है। तो आप कहाँ बताएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, आप कमेंट करके इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा मैग्नेट है, पी मैग्नेट है या क्यू मैग्नेट है। फर्स्ट केस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड केस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। मोनोपोल का कॉन्सेप्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एक अकेला नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो एक मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसको मैंने दो पार्ट में काट दिया, दो अलग अलग मैग्नेट बनेगा। इसके पास भी नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, इसके पास भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। इसको फर्दर तुमने कट किया, इसके पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड सो ऑन। ठीक है, तो अकेला जो पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पेयर में होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंट पोल एंड नो पोल। देखो कॉन्सिक्वेंट पोल का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होता है ना कि जैसे कि मुझे एक सब्सटेंस है, ये चलो मैग्नेट नहीं है, मुझे इसको मैग्नेट बनाना है। तो क्या किया मैंने एक यहाँ पे एक मैग्नेट लिया जिसका साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये, इसको मैं यहाँ से ऐसे करके रब करना स्टार्ट किया। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेट को रब करते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और सिमिलरली क्या किया मैंने, सिमिलरली क्या किया, ये साउथ पोल लिया, ये नॉर्थ पोल लिया, इसको मैंने रब करना यहाँ पे स्टार्ट किया ऐसे। ठीक है, रब करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो, जब तुम दोनों को मिडिल से रब कर रहे हो, दोनों को मिडिल से रब कर रहे हो, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा और इस वाले के कारण नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल यहाँ पे। तो देखो सेंटर पे क्या होता है ना, पोल स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा। यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, सेंटर पे साउथ पोल, लेकिन पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट पोल। नो पोल, जब कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोरॉइड देखते हैं, आपने टोरॉइड पढ़ा होगा, अगर हम टोरॉइड देखते हैं तो टोरॉइड में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है टोरॉइड में, यहाँ से ऐसे करके ऐसे चलती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, टोरॉइड में इस तरह से घूमती हैं। तो इसमें पोल आप ढूंढ नहीं पाओगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कहाँ पे पोल है इसका। ठीक है, ये ढूंढ नहीं पाओगे। तो यही होता है कि कभी कभी नो पोल्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब पोल स्ट्रेंथ की, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या बताता है, पोल स्ट्रेंथ क्या बताता है, पोल क्या बताता है, कितना स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक पोल का टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। कैसी क्वांटिटी होती है ये,
स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड जनरली अगर देखेंगे तो नॉर्थ को प्लस m लेते हैं और साउथ को माइनस m लेते हैं। जो चार्ज हम लोग लेते थे ना उसी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जो नॉर्थ पोल है उसको प्लस q चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस m कर दिए, मतलब उसका एनालॉगी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखेंगे पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है या न्यूटन पर टेस्ला होता है, और डायमेंशन क्या होता है, L इंटू ए होता है। डायमेंशन क्या होता है, L इंटू ए होता है। अच्छा कैसे आया, मैं याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूँ कैसे आया। देखो आप आगे चल के पढ़ोगे ना तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है ये m इंटू लेंथ होता है। m इंटू क्या होता है, लेंथ होता है। तो अगर m की वैल्यू अगर तुम देखोगे m इज इक्वल टू m बाई लेंथ, m बाई लेंथ। अच्छा m क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, NIA, पढ़े हो ना लास्ट क्लास में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, NIA मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे अगर तुम देखोगे तो मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और बाई मीटर है तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर, और डायमेंशन क्या हो गया इसका, L इंटू ए। चलिए एक सेकेंड ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया है कि जो पोल स्ट्रेंथ होता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, दूसरा डिपेंड करता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। पोल स्ट्रेंथ जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जो ये मैंने आपको बात बताई, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास एक मटेरियल है जिसका लेंथ है n l, और एक और आपके पास मटेरियल है इसका भी लेंथ कितना है, यहाँ पे l है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो ज़्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है आपका, कम है। तो पोल स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा। लेंथ पे डिपेंड पोल स्ट्रेंथ नहीं करता है, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। आगे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे देखिए, देखो इसको नॉर्थ पोल को हमने क्या माना है, प्लस m, और साउथ पोल को हमने क्या माना है, माइनस m। दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस, दोनों के बीच का इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ जो मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ था वो कितना मान लेते हैं हम लोग, 2l। कितना मान लेते हैं, 2l। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है m से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, मतलब इफेक्टिव लेंथ। यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। याद रखिएगा ये लेंथ कौन सा होगा बच्चों, इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैंने अभी बताया है कि डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर से होता है, साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के कारण होता है, की तरफ होता है। इसी तरह इसका डायरेक्शन साउथ से किधर होता है, नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। साउथ से किधर होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। अब जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैग्नेट दिया हुआ है, दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, दोनों को अगर 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, तो आपसे बोला गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाइए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाइए। ओके, तो दोनों का डायपोल मोमेंट m दिया हुआ है, कैपिटल M है, तो आपको पता है कि इसका डायपोल मोमेंट इस साइड होगा और इसका डायपोल मोमेंट इस साइड होगा। अभी दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो एक तो तुम्हारा इधर हुआ और एक तुम्हारा इधर हुआ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा, देखो ये m है
और ये भी क्या है, m है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हो, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हम रिजल्टेंट r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर, या हम इसको कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे भी करना चाहो तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो एक इधर हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एक इधर हो जाएगा, जिधर थीटा है उधर क्या हो जाएगा, cos 60, और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या हो जाएगा, sin 60। अब आपको दो मिल गया, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है। अब वही पे देखो, वही है, लेकिन क्या किया यहाँ पे पोल को चेंज कर दिया, तो साउथ टू नॉर्थ एक इधर आ गया और साउथ टू नॉर्थ एक इधर आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक बार इस वेक्टर का m और एक बार इस वेक्टर का m ये निकालना है। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, अगर ये एंगल मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा, 120 डिग्री। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है। हम लोग यहाँ से आराम से कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, देखो साउथ टू नॉर्थ, यानी कि मुझे किसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका और इसका, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। m और m 90 डिग्री है, बीचों बीच से जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m√2। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस बार मैग्नेट को कट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इस बार मैग्नेट को कट करेंगे। ओके, बार मैग्नेट का लेंथ कितना दिया हुआ, इफेक्टिव लेंथ है, कौन सा लेंथ है ये, इफेक्टिव लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसका m इंटू क्या हो गया तुम्हारा, 12 हो गया, ठीक है, m इंटू क्या हो गया, 12 हो गया। अब इस बार मैग्नेट को मान लेता हूँ हम कट करते हैं। कैसा कट कर रहे हैं, पहला बार ये जो कट कर रहे हैं इसमें हम इस बार मैग्नेट को इस तरह से कट कर रहे हैं, बार मैग्नेट को इस तरह से कट कर रहे हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। तो लेंथ के परपेंडिकुलर अगर बार मैग्नेट को कट करोगे तो बार मैग्नेट, इतना छोटा बार मैग्नेट एक बनेगा, ठीक है। क्या एरिया चेंज हुआ क्या, जब तुम इसको इसके क्रॉस कट करोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो चेंज नहीं होगा, जो पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया था वही रहेगा। यानी कि ये जो तुम्हारा प्लस m है और माइनस m है ये चेंज नहीं होगा, बट दोनों के बीच का जो लेंथ 12 था ये लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, l हो जाएगा। अगर मैं बीचों बीच काटा तो, अगर मैं बीचों बीच काटा तो, अभी रेशियो से काटा तो उस हिसाब से आप लोग निकालिएगा, मैं एकदम सेंटर से काटा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखोगे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एल, m डैश इज इक्वल टू क्या, m इंटू एल। m इंटू एल का मतलब क्या हुआ, जो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट है उसका बाई 2, जो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट है उसका बाई क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलरली हाफ हाफ में डिवाइड कर दूं ऐसे मैग्नेट को, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा हाफ, ठीक है। क्योंकि एरिया से जब तुम काटे हो ना तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरह से कट करता हूँ, मतलब ये जो मैग्नेट है ना, ये जो मैग्नेट है इसको मैं ऐसे कट करता हूँ, इस तरह से कट करता हूँ, तो इस तरह से अगर कट करते हैं तो लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, लेंथ कितना था आपका 12 था, अभी भी लेंथ कितना रह गया, 12 ही रह गया। लेकिन जब तुम इस तरह से काटोगे ना तो ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे जो एरिया है हाफ हाफ काट दिए, वो पहले का क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। यानी कि जब एरिया हाफ हो चुका है, ये एरिया हाफ हो चुका है तो वहाँ का पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। अगर एरिया हाफ हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालता हूं तो m/2 इंटू 2l लेते हैं तो कितना हो जाएगा, m इंटू एल, यानी कि वापस से कितना हो गया, m/2 हो गया, वापस से कितना हो गया, m/2 हो गया। क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत। अब इसको 1:2:3 के रेशियो में काट दो, किसी भी रेशियो में काट दो, उस हिसाब से आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एक मैग्नेट को मैंने 1:3 के रेशियो में काट दिया, यानी कि ये 1 पार्ट और ये बचा हुआ क्या 3 पार्ट, तो आप निकाल सकते हो। स्प्रिंग वाला केस हो जाता है, मतलब वैसे ही निकालना है जैसा आपने स्प्रिंग में पढ़ा होगा। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। अगर किसी भी मटेरियल को आप मैग्नेट बनाते हैं, तो किसी भी मटेरियल को अगर आप मैग्नेट बनाते हैं तो उस प्रोसेस में उसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ओके, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। चलिए ठीक है, कुछ है नहीं, थ्योरी है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपके पास एक बार मैग्नेट है। ओके,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है इस बार मैग्नेट का? m दिया हुआ है। अगर मैं इस बार मैग्नेट को सेमी सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, बेंड कर देता हूँ, तब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है एक बार मैग्नेट का। अगर मैं इसको ऐसे करके बेंड कर दिया, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? पोल और दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि ये रहा आपका प्लस m वाला पोल, ये रहा आपका माइनस m वाला पोल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं l। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू एल। अरे 2l माना था तो इसलिए वहाँ पे 2l था, लेकिन हमने क्या मान लिया है? यहाँ पे l मान लिया है। तो मेन क्या होता है कि दोनों m के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही यहाँ पे होता है। अब देखो इसी लेंथ को हमने बेंड किया है, यहाँ पे प्लस m होगा, यहाँ पे माइनस m होगा, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि ये सेंटर रहेगा तो ये रेडियस है r। अब इसका देखोगे तो m इंटू क्या हो गया? 2r हो गया। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है। इसको हम 2m इंटू r लिखें, r की आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी r की वैल्यू? अच्छा, अगर हम सेमी सर्कल का लेंथ देखें तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है? पाई इंटू r। और किसको बेंड किया गया है? l लेंथ वाले को बेंड किया गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? l बाई पाई। तो यानी कि ये हो जाएगा 2m इंटू एल बाई पाई, 2m इंटू एल बाई पाई इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आए तो ये भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, ठीक है, उसी का एनालॉजी यहाँ पे देखेंगे। जो चार्ज था उसको यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस करेंगे। चार्ज के बदले क्या है? यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आया। वहाँ पे जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। उसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखो दो पोल है m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कितना होगा? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो k m1 m2 बाई आर स्क्वायर। k के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर मीटर। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे। ओके, और ये होता है सब उसका रिप्लिका, एनालॉजी है उसका, जो आपने वहाँ पे पढ़ा था, बस रिप्लेस करते जाइए और यहाँ पे उसी चीज़ का को पढ़ते जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरफ क्या है? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर तुमने नॉर्थ पोल को रखा तो नॉर्थ पोल को कैसे मानना है? प्लस m मानना है, और साउथ पोल को क्या मानना है? माइनस m मानना है। तो प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता था, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होता था? Q इंटू ई होता था, तो Q के बदले m आया है, E के बदले B आया है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? m इंटू बी। अब यहाँ पे भी m इंटू बी लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से किधर जाती है? ये साउथ पोल में जाती है। और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से किधर जाती है? ये नॉर्थ पोल में जाती है। तो सबसे पहले ये क्या बनाती है? क्लोज लूप। क्या बनाती है? क्लोज लूप। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट है ये क्या देता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताता है। इस पॉइंट का जो भी रहेगा वो डायरेक्शन बताता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किए तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे देखो इतने ही एरिया में इतनी सारी लाइन, यहाँ पे इतने एरिया में 2-3 लाइन, तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाइन की डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब कॉमन सी प्रॉपर्टी है, ये सब आपने पहले से पढ़ा होगा। ठीक है, जिस तरह से प्लस Q चार्ज के कारण
r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो KQ/r² आता था, उसी तरह अगर m लें प्लस m के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दूर जाएगा, और अगर यहीं पे हम माइनस m ले लेते तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नज़दीक आता, और वैल्यू कितनी होती है KQ/r²। Q के बदले क्या आ चुका है, m आ चुका है। सिंपल सी बात है ये। अब चलो, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सिस, ये क्या हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या होगा इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या हो गया एक्सियल लाइन, और ये कोई जनरल लाइन है। ठीक है, ये क्या है, कोई जनरल लाइन है। अब आपसे क्या बोला गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगा नॉर्थ से, इधर ही जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा। अच्छा, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के इधर जाएगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, और साउथ को पॉइंट अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। कितनी होगी वैल्यू यहाँ पे वहाँ पे, और दो ही पॉइंट पे बताओ, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, और एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी। इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ा होगा क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए। कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी वैल्यू आई थी, बताइए कितनी वैल्यू आई थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मान के सॉल्व करता हूँ, ठीक है, चलो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये देखो, उसी तरह अगर मान लो क्वेश्चन भूल गए एग्जाम में, तो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू लिए। ठीक है, क्या करते थे, यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ए ले लिए थे, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या ले लिए थे, ए ले लिए थे। ये पॉइंट था, प्लस क्या कर रहा है, इस पॉइंट को धक्का दे रहा है इस तरफ, और माइनस क्या कर रहा है, इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये भी ई है तुम्हारा, और ये भी क्या है, ई है तुम्हारा। हमने क्या किया, इस ई का यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंट ले लिया, हमने इस ई का क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ई नेट देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2e cos थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2e cos थीटा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, k q बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट अंडर होता है उसका स्क्वायर, और cos थीटा है यहाँ पे, क्या है तुम्हारा, cos थीटा। तो cos थीटा है यहाँ पे तुम्हारा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तुम्हारा कितना है यहाँ पे a, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे 2kq इंटू ए, q इंटू 2a को हम लोग p बोलते थे, kp बाय क्या हो गया तुम्हारा ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है kp बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अगर x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है a से, x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है ऐसे, तो x को नेग्लेक्ट कर दो, a को रहने दो, तो नीचे क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, kp बाय x क्यूब, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 2kp बाय x क्यूब। याद रखिएगा, एक्सियल पॉइंट पे 2kp बाय x क्यूब और इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp बाय x क्यूब। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक्सियल पॉइंट पे, देखो पहले कहाँ देख रहे हैं बच्चों, एक्सियल पॉइंट पे, तो वहाँ पे कितना आया था, 2kp बाय x क्यूब या r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 2kp के बदले क्या लिखेंगे, m बाय r क्यूब, 2km बाय r क्यूब। अच्छा, k को तुम चाहो तो 2k को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के केस में k की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई कितना r क्यूब, m बाई कितना r क्यूब। ओके, उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा km बाई r क्यूब। ओके, q क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई
4 पाई m बाई आर क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे निकल गया, जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही पीछे रहेगा। अब एक जनरल पॉइंट पे आपको निकालना है, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, जनरल पॉइंट पे भी देखेंगे। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपको जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे, ये एक जनरल पॉइंट है, ये एंगल कितना है तुम्हारा थीटा है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि आपके पास जो डाइपोल है, आपके पास जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन ये है, डाइपोल स्ट्रेंथ कितना m, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, इसको कंपोनेंट कर देते हैं, कंपोनेंट करो इसको दो पार्ट में, सच दैट जिधर थीटा है उधर m cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, m sin थीटा। m cos थीटा के कारण, इस डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी एक्सिस पे ना, इसके के लिए तो ये एक्सिस हो गया, कितनी होगी 2kp बाई आर क्यूब, यानी कितना हो गया 2km, p के बदले क्या आएगा m भी नहीं, m cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। उसी तरह अगर इधर है तो इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटर हो गया, इसके ऑपोजिट चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ये km sin थीटा बाई क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, km sin थीटा बाई क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो इन दोनों को, ये दोनों कहाँ पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ से हम लोग नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं। तो आपके पास क्या है ना, यहाँ पे आपके पास एक इस डायरेक्शन में कितना है तुम्हारा, देखो तो 2km cos थीटा बाई आर क्यूब, और इसके परपेंडिकुलर कितना है km sin थीटा बाई आर क्यूब, और ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा b नेट, और ये एंगल कितना बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा बना रहा है। तो रिजल्टेंट जो होगा b नेट जो होगा वो क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अच्छा, दोनों में जो कॉमन चीज़ है बाहर निकाल लेते हैं, तो km बाई आर क्यूब को बाहर निकाल लो, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 बन गया, तो ये आ गया। और जो एंगल है आपका tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में कितना है km बाय आर क्यूब इंटू साइन थीटा, और बेस में कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, तो km बाय आर क्यूब तो कट गया, तो ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 2 cos थीटा, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, 1/2 क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। एक्सिस पे कितना होता है 2kp बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2km बाई आर क्यूब, k क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, m के बदले क्या लिखना, m क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अब यहाँ से बच्चों मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट, चलो यहाँ से अगर तुम निकालते हो तो ये परपेंडिकुलर आता है, ये आता है, ये क्या निकलता है यहाँ पे बी नेट निकलता है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचूँ और इस साइड देखोगे तो इसी साइड डायपोल मोमेंट है नॉर्थ टू साउथ, ये एंगल कितना है तुम्हारा अल्फा है, ओके, ये एंगल कितना है तुम्हारा अल्फा है। अच्छा एक सेकेंड, फिर से देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से तुमने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एक इधर गया, एक इधर गया और एक ऐसा निकला, ठीक है। ये एंगल कितना है तुम्हारा अल्फा है, इसका यही बी नेट है ना, इसका इससे जो एंगल बनेगा कितना होगा, देखो ये एंगल कितना था तुम्हारा थीटा था, थीटा एंगल पे लिया था, ये एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो ये वर्टिकल, ये भी अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। तो ये मैग्नेटिक, ये नेट है तुम्हारा, ये क्या है बच्चे, ये तुम्हारा नेट है, ठीक है। और इधर मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना अल्फा प्लस थीटा। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री,
ओके। अब आपको अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पता चल गई। अब मैंने यहाँ पे जो आपसे इक्वेशन निकलवाया है, ये देखो, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी पता चल गई, 90 डिग्री पता चल गई। यानी कि हम लोग थीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा या कॉट अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा। ओके, तो एक तरफ हो गया आपका tan अल्फा, इस तरफ क्या हो गया आपका कॉट अल्फा। तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं जो भी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जैसे कि दो मैग्नेट रखा हुआ है, एक का मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, एक का मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, पीछे के साइड क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस d दिया हुआ है। एक बीचों बीच में एक पॉइंट है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी साउथ पोल है। इन दोनों के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये पॉइंट एक्सियल तो B1, इसके लिए पॉइंट ये इक्वेटोरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, यहाँ पे देखोगे तो अगर नॉर्थ पोल से निकलेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तो B2, B1 B2 की वैल्यू निकालो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, और यहाँ से एक्सियल पॉइंट से ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी r, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है d/2। उसी तरह इसके लिए भी यहाँ से वैल्यू है r, वैल्यू कितनी है d/2। तो B1 इसके कारण ना, B1 ड्यू टू एक्सियल ना, तो कितना 2km/r³ मतलब d/2 का क्यूब। और B2 देखोगे तो B2 इसके लिए इक्वेटोरियल, तो B2 की वैल्यू कितनी, 2 तो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा km/r³ मतलब d/2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उस P पॉइंट पे जो भी एक पॉइंट रहेगा वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हम पहले यूनिफॉर्म के लिए करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है, अब इसमें एक मैग्नेट को हमने रख दिया, इसमें एक मैग्नेट को हमने रख दिया जिसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ही लगेगा, मैंने बताया था कितना लगेगा m/b। साउथ पे जो रहेगा पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा m/b। तो नेट फोर्स कितना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स कितना, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना, 0। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल तो नेट फोर्स कितना, 0। नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क होगा वहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m×b, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mb sin थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, mb sin थीटा। अब आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखना है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। चलो फोर्स तो 0 है, लेकिन क्या टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 कब होगा, जब mb sin थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि थीटा या तो 0 हो या तो थीटा क्या हो, 180 हो। जब थीटा 0 है और थीटा 180 है, दोनों इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। लेकिन जब थीटा 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा 180 है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एसएचएम का जो कंडीशन होता है वो सिर्फ किसके लिए आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एसएचएम हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर है। अच्छा, वर्क डन अगर थीटा 1 से थीटा 2 पे ले जाना है तो आप कितना वर्क करोगे, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर मान लो कि आपने एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। यहाँ पे जो कैपिटल M था ये तो डायपोल मोमेंट ही है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसको हम हल्का सा ऑसिलेट करवा दिए, हल्का सा टिल्ट कर दिए, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा, ऐसे 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 ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है, अब ऑसिलेशन करेगा तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√I/mb। टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√I/mb। आई क्या है यहाँ पे, आई जो है बच्चों ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो है आपका आई। एम तो डायपोल मोमेंट आपको पता है, और बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए
एक और बात आपको बताता हूँ, जो एनर्जी होती है ना वो -m.b होती है। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मैग्नेट की क्या होती है, -m.b होती है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक मैग्नेट को तुमने रिलीज किया थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री से, मतलब थीटा 120 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब थीटा 90 डिग्री हो चुका है। थीटा क्या हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। तो हम लोग इनिशियल कंडीशन देखेंगे और फाइनल कंडीशन देखेंगे। टोटल एनर्जी तो बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना, -m.b। तो -m.b का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, -mb cos 120 की वैल्यू कितनी, -mb cos 120 की वैल्यू कितनी, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा हो जाएगा +mb/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको निकालना है प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो mb cos थीटा, तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, mb/2। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B.ds इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको पता है। गॉस लॉ क्या होता है ना कि अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्लोज लूप बनाएगा, कहीं घूम के आएगा, इसमें आपने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ किया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जितना फील्ड एंटर किया है क्या वो सारे फील्ड बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। अगर मैग्नेट को अंदर भी रख दोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये क्लोज लूप बनाता है, तो जितना फील्ड बाहर निकल रहा है उतना फिर वापस से एंटर भी कर जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या गॉस लॉ अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये रहा आपका अर्थ। ओके, ये जो पॉइंट है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। एक को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। आपको पता है कि जो अर्थ है चक्कर काटता है, अर्थ जो है घूमता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, इस एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है। अब अर्थ के अंदर बहुत सारे मोल्टेन मटेरियल हैं, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, ये सब मोल्टेन मटेरियल है। अब उसके क्या है, उस पे जो मोल्टेन मटेरियल बहुत हीट है, तो एक्साइटेड स्टेट में है, तो उनके आयन्स होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब अर्थ घूम रहा है तो वो सारे मटेरियल भी इस तरह से घूम रहे होंगे। देखो, वो सारे मटेरियल भी जो होंगे इस तरह से घूम रहे होंगे, जो भी चार्ज होगा। मान लेते हैं कि एक इंस्टेंट में मानते हैं, मान लो +q चार्ज ही है, आयन्स ही हैं या इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वो घूम रहे हैं इस तरह से, वो भी इस तरह से घूमेंगे, ऐसे 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 ऐसे। जब ये घूमेंगे, आपको पता है कि जब अगर चार्ज घूमा तो मतलब क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अभी करंट फ्लो करेगा, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। उसी तरह जब अर्थ यहाँ पे घूम रहा है तो चार्ज भी सारे घूम रहे हैं, मतलब करंट भी घूम रहा है। तो करंट के घूमने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, यहाँ पे तुम देखोगे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो चार्ज और आयंस के अंदर घूमने के कारण क्या होता है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, किधर जनरेट होता है, ये देखेंगे हम लोग। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो इस तरह का होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला और ऐसे घूमा और ऐसे गए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस तरह से नीचे की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये जो तुम्हारा जो ये एक्सिस है, ये जो तुम्हारा, एक सेकेंड, ये जो तुम्हारा एक्सिस है, ये जो तुम्हारा एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक, ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं और इस पॉइंट को मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैग्नेट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मान लिया गया है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, जिसका इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, जिसका इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर है, जिधर साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, और नीचे की तरफ क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। अच्छा, ऐसा क्यों लिया गया? क्योंकि जब भी तुम मैग्नेट को यहाँ से फ्रीली छोड़ दोगे, मैग्नेट को अगर फ्रीली छोड़ दोगे तो क्या करेगा, जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, अगर ये मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये किधर अट्रैक्ट हो जाएगा तुम्हारा, मतलब साउथ की तरफ ये पॉइंट करेगा, मतलब किधर पॉइंट करेगा, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है उधर ही क्या माना गया, मैग्नेटिक नॉर्थ माना गया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये 11.3 डिग्री के आसपास ये एंगल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एंगल ऐसा फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। एससीबी की किताबों में आप पढ़ोगे तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का, ये चेंज होते रहता है। ये पोलैरिटी हो सकता है रिवर्स हो जाए, इस पे बहुत ज़्यादा अभी मतलब ऐसा है ही नहीं कि इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। ये माना गया है कि वहाँ पे अंदर रोटेट कर रहा होगा, इस कारण से फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन ये चेंज क्यों हो रहा है इसके बारे में पूरा रिसर्च नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या आता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ध्यान दीजिएगा, आपका ये क्या था, तुम्हारा अर्थ था, ठीक है, जिसका ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल। उसी तरह अर्थ का अगर मैं ऐसे टिल्ट कर देता हूं तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये क्या, मैग्नेटिक साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा, अब एक प्लेन है, अब एक प्लेन लो और एक पॉइंट लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक्स एक पॉइंट है। एक ऐसा प्लेन जो इस एक्स से भी पास करे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से भी पास करे और मैग्नेटिक साउथ पोल से भी पास करे, एक ऐसा प्लेन है, ठीक है। और फिर एक ऐसा प्लेन जो इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से पास करे, ठीक है, इससे पास करे और एक्स से पास करे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से भी पास करे और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से भी पास करे। तो दोनों प्लेन के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। उस एंगल को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। किसी भी पॉइंट पे अगर तुम देखोगे अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, तो अगर मान लो अर्थ का मैं यही पॉइंट ले लेता हूं, तो एक ऐसा लाइन होगा जो उस तरफ पॉइंट कर रहा होगा और एक ऐसा लाइन होगा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं कि आपका ये जो है ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ये वाला जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो है आपका ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। अब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, ये क्या है आपका थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलेंगे। आगे देखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब ध्यान से समझिएगा, अर्थ को देखिए, ध्यान से देखिए कैसा है अर्थ। ये ऐसे लाइन गया, यहां से एक लाइन इस तरफ से ऐसे गया। अभी बस दो ही लाइन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब अगर मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट अपने आप को किस तरह से अलाइन करेगा, मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगा इन सच अ वे कि उसका जो नॉर्थ मतलब अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन करेगा। किधर अलाइन करेगा, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। मतलब अगर तुमने किसी मैग्नेट को यहाँ पे छोड़ दिया है, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तुमने मैग्नेट को छोड़ दिया तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही नॉर्थ पोल चला जाएगा। तो अगर मान लो कि तुमने मैग्नेट को यहाँ पे छोड़ दिया, इस पॉइंट पे मैग्नेट को तुमने छोड़ दिया, तो मैग्नेट अपने आप को किधर, इधर अलाइन कर लेगा, ऐसे इधर अलाइन कर लेगा, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या है तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल है, सरफेस तो इस पॉइंट का यही वाला ना। अच्छा, ये जो मैग्नेट है इस सरफेस से ऊपर की तरफ एंगल बना रहा है कुछ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके। क्योंकि मैग्नेट अपने आप को किधर अलाइन करेगा, मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगा किधर, अलोंग। अब जैसे कि यहाँ पे मैग्नेट को रख दो तो मैग्नेट इसको अपने आप को इधर अलाइन कर लेगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और सरफेस ऐसा,
तो दोनों पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे फाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अच्छा, मैग्नेट को तुम यहाँ पे रख दो, तो ये देखो मैग्नेट को तुम यहाँ पे रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे जा रहा, तो नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर चला जाएगा। सरफेस ऐसा है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो यहाँ पे फाई कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। डिप मतलब जब देखो जैसे कि ऐसा भी होता है ना कि जैसे ये सरफेस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेट अपने आप को ऊपर कर लेगा। अब जैसे ये घूम के नीचे जाएगा तो जब भी तुम इस एरिया में मैग्नेट को रखोगे तो ये हमेशा नॉर्थ पोल किधर शो करेगा, नीचे की तरफ शो करेगा। अगर सरफेस से ऊपर की तरफ है तो इंक्लिनेशन, और अगर नीचे की तरफ है तो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लेते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जो बी है वो इधर है, ऐसे करके जा रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब अर्थ का तो सरफेस भी है ना, अर्थ के सरफेस से रहा ये, तो सरफेस के अलोंग से सरफेस से ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या किया, डिक्लिनेशन किया, इतना नीचे गया हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो ये वाला जो हुआ ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जिसकी वैल्यू होगी b cos फाई, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी b sin फाई। ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos फाई, वर्टिकल कंपोनेंट कितना b sin फाई। ठीक है, अच्छा एपरेंट डिप क्या होता है, एपरेंट डिप क्या होता है, देखो ध्यान समझिएगा मेरी बात को। आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में एक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है तुम्हारा, ये एंगल बना रहा है ऊपर से नीचे क्या, फाई एंगल बना रहा है। इसका दो कंपोनेंट हमने किया था, इसका दो कंपोनेंट हमने किया था। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन तो अलग हो गया जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कंटेन करता है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब इसका दो कंपोनेंट किए तो इधर किए तो b cos फाई और नीचे की तरफ किए तो क्या b sin फाई। एक तरफ क्या हो गया b cos फाई, एक तरफ क्या हो गया b sin फाई, इस तरह से हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो ये तुम्हारा हो गया कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब एक मैग्नेट को तुम लिए यहाँ पे रखे तो इस तरह से डिप मार दिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक ऐसा प्लेन लेते हैं जो 90 डिग्री पे है। किस पे है, 90 डिग्री पे। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इधर कितना कंपोनेंट होगा, 0, क्योंकि इस वेक्टर के 90 डिग्री पे तुमने लिया है इसको। जैसे कि ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर, अब इधर BH है, अब इसका 90 डिग्री पे मैं एक प्लेन ले लेता हूं ऐसे। अब इस BH का इस पे क्या कंपोनेंट, 0, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे होगा ही नहीं। एक वेक्टर है, एक वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पे करते हैं, इस वेक्टर कंपोनेंट 90 डिग्री पे करते हैं, तो किधर भी एंगल लेते हैं तो cos थीटा होता है, तो cos 90 कितना, 0। यानी कि इस हॉरिजॉन्टल का जो 90 डिग्री वाला प्लेन है, हॉरिजॉन्टल का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट कितना, 0। मैग्नेटिक मेरिडियन के तुम 90 डिग्री पे एक प्लेन ले लो, मैग्नेटिक मेरिडियन के 90 डिग्री पे एक प्लेन ले लो, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, 0। वहां पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा, वहां पे सिर्फ बचा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि नीचे की तरफ है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि नीचे की तरफ है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो अब होता क्या है, अगर मुझे पता करना हो कहीं पे भी जाके, अगर मुझे पता करना हो कहीं पे भी जाके कि मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है, आपको तो वहां पे बनाया हुआ नहीं होगा ना कि प्लेन बना हुआ है सब जगह, मुझे पता चल रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है, नहीं पता चल पाता है। अगर आपको जाके पता करना हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है तो क्या करेंगे, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो सब जगह घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, इसको लेंगे। ठीक है, इसको तुम रोटेट करवाओ, मतलब छोड़ दो, ठीक है, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। एक ऐसा जगह आएगा जहां पे मैग्नेट सिर्फ नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, जिस पॉइंट पे क्या मिलेगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड खाली मिलेगा। ओके, मतलब वहां पे हॉरिजॉन्टल 0 हो चुका है, मतलब इस वाले प्लेन में हॉरिजॉन्टल है ही नहीं,
मतलब मुझे एक ऐसा प्लेन मिला जहाँ पे मैग्नेट, जैसे मैं इस मैग्नेट को घुमा रहा हूँ, इस मैग्नेट को मैं घुमा रहा हूँ, घुमाया 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 घुमाया, इस प्लेन में जैसे मैग्नेट को मैं लेके आया ना, ये वर्टिकल हो गया। मतलब मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कहीं ना कहीं। तो मैं वहाँ से क्या करता हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके परपेंडिकुलर जो होता है वहीं पे मैग्नेटिक मेरिडियन हम निकाल लेते हैं, वही मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। इस तरह से हम लोग ढूंढते हैं कि एक मैग्नेट लिए, इसको हम घुमा रहे, अचानक से ये वर्टिकल हो गया। मतलब ये वाले प्लेन में क्या है आपका, इस वाले प्लेन में कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हम लोग इस तरह मैग्नेटिक मेरिडियन निकाल लेते हैं। तो हुआ क्या होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो ये डिप मार रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, जो डिप मार रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू डिप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रू डिप। अब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था ये वाला, और यहाँ पे ये फुल डिप मार रहा था इस तरह से, लेकिन जैसे तुमने इसको 90 डिग्री पे किया, ये वर्टिकल हो गया। तो क्या यहाँ से 90 डिग्री पे अचानक से वर्टिकल हुआ होगा, या दूसरे प्लेन में इसका फाई चेंज किया होगा? जो डिप है पहले फाई, फिर तुमने 90 डिग्री पे इसको घुमाया तो 90 मतलब प्लेन को 90 डिग्री पे लिया तो वर्टिकल हो गया, डिप सीधे कितना हो गया, नीचे चला गया, सीधे 90 डिग्री हो गया, वो वर्टिकल हो गया सीधे नीचे। यानी कि जो फाई से 90 मतलब डिप चेंज कर रहा है वहां पे, डिप क्या और अलग अलग प्लेन में क्या करेगा, डिप चेंज करेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एपरेंट डिप होता है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी प्लेन में जो डिप होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू डिप, और मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी प्लेन में डिप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डिप। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों, आपका एपरेंट डिप मिला। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें क्या मिल रहा था आपको, इसमें मिल रहा था आपको ट्रू डिप। ट्रू डिप कितना था, फाई था। हमने एक और प्लेन ले लिया यहाँ पे जो इससे बीटा एंगल पे है, जो इससे कितने एंगल पे है, बीटा एंगल पे है। तो इस ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ BH, और यहाँ पे आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट हुआ BV। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तो tan फाई इज इक्वल टू BV बाई क्या लिखोगे, BH लिखोगे। अब देखो, अगर मान लो कि मैंने 90 डिग्री पे नहीं लिया, किसी बीटा एंगल पे एक प्लेन लिया है, तो यहाँ पे अगर तुम इस h का कंपोनेंट करोगे तो BH डैश निकलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BH cos बीटा। कितनी हो जाएगी, BH cos बीटा। तो इस वाले प्लेन में के लिए, इस वाले प्लेन के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, BH डैश, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, BV। तो अगर उस वाले प्लेन के लिए एक तो हो गया तुम्हारा BH cos बीटा, उस वाले प्लेन के लिए अगर tan फाई डैश निकालेंगे, tan फाई तो BV बाई BH होता है, BV बाई क्या होता है, BH। तो tan फाई डैश निकालोगे तो BV बाई BH डैश, तो यानी कि BH डैश को ये लिख लोगे तो यहाँ पे BV बाई BH को हम लोग क्या लिखेंगे, tan फाई बाई क्या हो जाता है, cos बीटा। ठीक है, तो tan फाई डैश क्या है, ये एपरेंट डिप है, और ये क्या है आपका ट्रू डिप है। तो एपरेंट और ट्रू डिप के बीच में ये रिलेशन निकलता है कि हम लोग दो जगह का एपरेंट डिप निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों के एपरेंट डिप को स्क्वायर करके ऐड कर देते हो तो आपका क्या निकल जाता है, ट्रू डिप निकल जाता है। ठीक है, हम लोग ट्रू डिप इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। दो प्लेन का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एपरेंट डिप निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर फाई 1 प्लस cos स्क्वायर फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका ट्रू डिप हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan लैम्डा होता है। ये क्या है, मैग्नेटिक लैटिट्यूड, मैग्नेटिक लैटिट्यूड की जो डिग्री होती है, और फाई क्या है, एंगल ऑफ डिप है, इसका रिलेशन होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स हैं, इसको याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक है आपका आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन का मतलब क्या हुआ, उस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, उस सारे लाइंस को ज्वाइन करना, उस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, मैग्नेटिक मैप के लाइंस इनको बोलते हैं, जहां पे इक्वल डिक्लिनेशन है। इक्वल डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाले क्या बोलेंगे, आइसोगोनिक। एगोनिक इसको बोलेंगे जहां पे जीरो डिक्लिनेशन है। ठीक है, आइसोक्लिनिक किसको बोलेंगे, जहां पे इक्वल डिप और इंक्लिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले इक्वल डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन, इक्वल डिप, जीरो डिप को एक्लिनिक। ठीक है, और आइसोडायनेमिक लाइन कहां बोलेंगे, जहां पे सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, BH जहां पे क्या हो, सेम हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है। देखो, अगर मान लो कि अर्थ का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो
इस तरह से लाइन जा रहा होगा, अर्थ का जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरह से जा रहा है। अच्छा, मैग्नेट को तुमने उसी तरह से रख दिया है, तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस होता है यहाँ से निकल के इस तरफ ऐसे करके जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये वाला जो है ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो सकता है। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिल सकते हैं, 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर तुमने मैग्नेट के नॉर्थ को उधर ही रखा है जिधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के नॉर्थ को उधर ही रखा है जिधर अर्थ का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रखा है, तो मैग्नेट के परपेंडिकुलर आपको 2 ऐसा पॉइंट मिलेगा जो न्यूट्रल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्थ से निकलेगा कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया आपका, और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो ऊपर की तरफ, तो कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर मान लो तुमने साउथ को ऊपर रखा है, नॉर्थ को नीचे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकलेगा, ऐसे जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं यहाँ पे ऊपर और नीचे मिलकर कैंसिल करेगा, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर और नीचे मिलकर कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे भी 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। बस यही अंतर है दोनों में कि जब नॉर्थ को अलोंग रखोगे, अलाइन करवाओगे, तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आपके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, एक्सियल पॉइंट पे। अब देखो कि तुमने इसको ईस्ट वेस्ट रख दिया है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक जा रहा है, लेकिन तुमने इसको किधर रख दिया है, ईस्ट और वेस्ट रख दिया है। ठीक है, तो वेस्ट या इधर ईस्ट कर दो और इधर क्या कर दो, तुम इधर वेस्ट कर दो। ठीक है, अब कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, तो देखो ये मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का अगर साउथ पोल है, तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लाइन निकलेगा, ऐसे करके घूम के ऐसे जाएगा, और यहाँ से लाइन निकलेगा घूम के ऐसे जाएगा, ये होगा ना। अब कहाँ पे कैंसिल कर सकता है, ध्यान दो, कहाँ पे कैंसिल कर सकता है। देखो इस यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसके खुद का नीचे आ रहा है और अर्थ का ऊपर जा रहा है, तो एक ये न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, और ये नीचे आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो एक यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, तो यहाँ पे भी आपके 2 न्यूट्रल पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट लॉ देखो क्या है, टेंजेंट लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो कोई बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेट अपने आप को दोनों से किसी एंगल थीटा पे अलाइन कर लेता है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा एंगल पे अलाइन कर लेता है। अब देखो इस नॉर्थ पोल पे ये बाहर वाला कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू बी, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू बी एच। अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ओके, तो इधर अगर तुम देखोगे तो एम बी एच साइन थीटा, और अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये भी तो थीटा हो गया ना, ये 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी कॉस थीटा इसका कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, एम बी एस साइन थीटा। अब यहाँ पे आके अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखेंगे कि m इंटू बी एच साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, m और m तो कट गया, तो बी एच इज इक्वल टू, या B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी एच। ठीक है, ओके, टेंजेंट लॉ। अब देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस सर्कुलर कॉइल में, और यहाँ पे मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अभी करंट कॉइल को हम लोग जो होता है, ये जो करंट कॉइल है इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि जिधर मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी के प्लेन में रख देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में हमने रख दिया। अब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अगर तुमने इसको प्लेन में रख दिया है तो करंट फ्लो करेगा, तो इस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो जो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो लग ही रहा होगा, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही रहा होगा, साथ ही साथ में अर्थ का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने के साथ में इस कॉइल के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी इसमें लग रहा होगा। कॉइल के कारण फोर्स, 2 फोर्स इसमें लग रहे होंगे, एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा और एक इस कॉइल के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है बी, दोनों लग रहा होगा। दोनों के कारण ये मैग्नेट घूम के कहाँ पे आएगा, आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल जो सर्कुलर कॉइल के कारण लग रहा है और एक अर्थ के कारण जो लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया कि B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा,
बाहर से जो लगाया वो B, अरे इसके पहले वाले में वही बताया ना कि बाहर से मैंने लगाया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है हॉरिजॉन्टल वाला, तो नहीं हॉरिजॉन्टल, इसके कारण तो यहाँ पे आपका ऐसे आएगा, ठीक है। और अर्थ के हॉरिजॉन्टल में रखा, और अर्थ के इसको जो है, ये जो इसका जो प्लेन है उसको मैग्नेटिक, जो कॉइल का प्लेन है, ये जो कॉइल का प्लेन है, कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और अर्थ के कारण हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के क्या कर रख दिया हमने, परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया दोनों फील्ड को, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके कारण जो प्रोड्यूस हो रहा था क्या था, जब दोनों परपेंडिकुलर था तो B इज इक्वल टू BH tan थीटा हो रहा था, उसमें ये कैपिटल B क्या था, एक्सटर्नल था, और BH क्या था, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड था, और थीटा क्या था, थीटा एंगल फ्रॉम BH था, एंगल फ्रॉम क्या था, BH था। तो यहाँ पे भी देखोगे तो B इज इक्वल टू BH tan थीटा, B क्या है, जो एक्सटर्नल है, जो उस कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2r, और n मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न है, n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न है, तो μ0NI कितना 2r। अब इन दोनों को अगर इस वैल्यू को पुट करके इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, I इज इक्वल टू K tan थीटा, यानी कि जो बचा खुचा कांस्टेंट है उसको K बोलते हैं, जिसको हम लोग रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, तो I इज इक्वल टू K tan थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, I इज इक्वल टू K tan थीटा, एक टर्म आता है करंट सेंसिटिविटी, क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। I की वैल्यू कितनी है, K tan थीटा, अच्छा DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अच्छा K की वैल्यू हम लोग वहाँ से यहाँ पे पुट कर दें तो K की वैल्यू I बाई क्या हो गया, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको अगर तुम यहाँ से, ये तो डी आई आया ना, ये क्या है तुम्हारा डी आई आया है, इसको अगर तुम यहाँ से देखोगे तो डी आई बाई आई इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक थीटा बाई टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, डी थीटा बचा। अब तुम यहाँ पे देखोगे, इसको तुम नीचे ले आओगे सेक थीटा को, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे, तो डी आई बाई आई इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर और नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर तो 2 चला गया, नीचे क्या आ गया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो क्या हम इसको डी थीटा बाई डी आई के टर्म में अगर आपको रखना है, डी थीटा बाई डी आई, तो ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू आई। अब करंट सेंसिटिविटी इसी को बोलते हैं। अब करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 45 डिग्री हो जाएगी। यानी कि जब दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में, किसके किसके बीच का, B और BH के बीच का। B क्या है, B है कि इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसको B बोलते हैं, और जो BH क्या है, जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BH बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्या किया था हमने, देखो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी में हमने, उसी प्लेन में इस कॉइल के प्लेन को रख दिया। ये जो कॉइल है मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लो ये डायरेक्शन में, उसी में कॉइल को रख दिया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जिधर है उधर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा, जिधर मैग्नेटिक मेरिडियन है तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड उधर, और इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक अपने प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि B और BH एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो जो टेंजेंट लॉ मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब है आपका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या करता है ना कि अगर तुम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में अगर मैग्नेट को हल्का सा इक्विलिब्रियम में हल्का सा उसको जर्क देते हो, वाइब्रेट करवाते हो, तो SHM में करता है। और SHM का मैंने बताया था टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए देखिए, तो अगर इस इक्वेशन से अगर हम चाहें तो m को फाइंड कर सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई
बाय बी टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी? कैपिटल एम की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ से आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, अगर सेम मैग्नेट को दो डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं, तो दो डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं, टाइम पीरियड क्या है तुम्हारा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। सेम मैग्नेट है मतलब आई सेम, सॉरी एम सेम, और मैग्नेट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम। तो यानी कि T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा? रूट बी हो गया। प्लेस अगर सेम है तो रूट बी हो गया, सॉरी डिफरेंट प्लेस है तो दोनों का बी डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट B2 बाई रूट B1, क्योंकि बाकी अगर सेम मैग्नेट है तो उसका I और M क्या रहेगा? सेम रहेगा। टू मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड सेम मास, अगर आपने T इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। सेम मैग्नेट फॉर टू डिफरेंट प्लेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? टू मैग्नेट ऑफ सेम साइज और सेम मास। दो मैग्नेट है जिसका साइज भी सेम है, मतलब लेंथ सेम है, और मास भी क्या है? सेम है, तो मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग कंपेयर करके क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। उसी तरह का ये भी है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास दो मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। अब तुमने दोनों को सम के पोजीशन में रखा है। किसके पोजीशन में रखा है? सम के पोजीशन में रखा है। सम के पोजीशन का मतलब क्या है कि नॉर्थ को नॉर्थ से और इधर इधर रखा है। तब टाइम पीरियड क्या होगा? देखो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू बी। M1 प्लस M2 इंटू बी, ये T1 निकल गया, या सम वाला पोजीशन है। जब डिफरेंस वाले पोजीशन में रखोगे, जब दोनों को पलट दिए, तो टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अंडर रूट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी भी I1 प्लस I2 है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट M1 माइनस M2 इंटू क्या हो गया? B हो गया। ये किसके पोजीशन में? डिफरेंस के पोजीशन में। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से, तो T1 बाई T2 की वैल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। अब दोनों को अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 का स्क्वायर। अब चाहें तो यहाँ से M1 और M2 क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा के। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा था। एम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा था, याद रखिएगा। अब देखो, अगर मान लो कि एक मैग्नेट है जिसका टाइम पीरियड कितना है? T है। टाइम पीरियड कितना है? T है। ठीक है, उस मैग्नेट को टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई क्या होता है? MB होता है। इस मैग्नेट को मैंने दो पार्ट में इस तरह से कट कर दिया, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? T डैश क्या होगा? अगर तुमने इसको कट किया है तो इसका लेंथ कितना हो गया? पहले लेंथ L था, तो अब लेंथ कितना हो गया? L/2। लेंथ कितना हो गया? L/2। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है। अगर लेंथ हाफ हो गया है, अगर लेंथ हाफ हो गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब लेंथ हाफ होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया। बाय MB है, आपको मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कटने के बाद वो भी क्या हो जाता है आपका? mL²। अच्छा, mL²/12 होता है ना। अच्छा, कट गया तुम्हारा, तो मास भी तो हाफ होगा और लेंथ भी हाफ हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 1/8 टाइम्स ना। 1 बाई कितना टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा? 1/8 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? m/2 हो जाता है, और इंटू बी, तो फाइनली देखोगे तो T डैश कितना आ जाएगा? T/2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इस तरह से अगर काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, तो लेंथ तो वही रह गया, लेकिन मास घट गया। इसका मास घट गया तो मास आधा हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाएगा, तो बाई 2 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? बाई 2 हो जाएगा। और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है आपका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? अगर मान लो कि तुमने कोई मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, किसी मटेरियल को तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वो कितना मैग्नेटाइज होगा?
खुद को कितना मैग्नेट में कन्वर्ट कर पाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। ध्यान देना, किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण मुझ पे कितना फर्क पड़ेगा, मैं कितना मैग्नेट में कन्वर्ट होना चाहूँगा, मेरी क्या इंटेंसिटी है कन्वर्ट होने की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो होता है किसके बराबर, पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, या पोल स्ट्रेंथ बाय क्या होता है, एरिया होता है। सेकंड टर्म क्या है, इसका ऐसा यूनिट देख लेना, एम्पियर पर मीटर, मैंने पहले भी बता रखा है। अगला होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसको एच से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, पहला क्या था कि मुझे मैग्नेटाइज होना है तो मेरी क्या इंटेंसिटी है कि मैं बाहर के कारण मैग्नेटाइज हो सकूं। अब बाहर वाले फील्ड की क्या इंटेंसिटी है कि मुझे मैग्नेटाइज कर जाए, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि जो बी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस है, ठीक है, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है अगर खाली स्पेस है तो। लेकिन अगर कोई मटेरियल है, तो बी इज मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू क्या हो जाता है, म्यू नॉट हो जाता है। म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू क्या होता है, म्यू नॉट हो जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे देखो यहाँ पे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें एयर है बीच में, मतलब कोई मटेरियल नहीं है, तो कोई मटेरियल नहीं है तो क्या मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो था, जो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको मैंने आई से डिनोट किया था, क्या था ये, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, कोई मटेरियल ही नहीं है तो क्या मैग्नेटाइज होगा। तो अगर एयर है तो इस केस में मैग्नेटाइजेशन कितना, जीरो। अगर एयर है तो मैग्नेटाइजेशन कितना, जीरो। तो B इज इक्वल टू बी नॉट, क्योंकि अंदर एयर है, और ये जो सोलेनॉइड है, इसके कारण आप जानते हो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और बी नॉट इज इक्वल टू, मैंने आपको म्यू नॉट एच ही बताया था, यानी कि एच की वैल्यू कितनी, एन आई के बराबर हो गई। एच की वैल्यू कितनी, एन आई के बराबर, इसको याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं अंदर कोई मटेरियल है, कोर मटेरियल, तो B इज इक्वल टू क्या, म्यू इंटू एच, म्यू ड्यू टू मीडियम, अंदर कोई मीडियम है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब दो कारण से आया, एक तो इस वायर ने जो मैग्नेटाइज किया बी नॉट, और दूसरा ये खुद भी तो मैग्नेटाइज हुआ, ये जो मटेरियल है खुद भी तो मैग्नेटाइज हुआ, तो इसके मैग्नेटाइज होने के कारण कितना, म्यू नॉट इंटू आई, खुद के मैग्नेटाइज होने के कारण कितना, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, चलिए अब ससेबिलिटी होती है कि जो किस तरह से कितना मैग्नेटाइज होगा, किस तरह से बिहेव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, ये तुमने बाहर से लगाया था, अब बाहर से जितना लगाओगे, अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ था, तो बाहर के फील्ड पे ही ये डिपेंड करेगा, तो I इज इक्वल टू जीटा इंटू क्या हो जाता है, H हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, आगे देखते हैं। चलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दो कारण से होगा, किस किस कारण से होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक बी नॉट जो वायर के कारण से मैग्नेटाइज कर रहा है, और दूसरा वो मटेरियल जो खुद मैग्नेटाइज हुआ है। तो बी नॉट तो है ही है, इसको हम लोग म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं, बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच लिखते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाता है, आई इंटू एच होता है। अब यहाँ से फर्दर तुम अगर देखोगे ना, तो म्यू नॉट है, आई है, प्लस एच है। ठीक है, हम देखोगे तो म्यू नॉट को, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग जीटा इंटू एच प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखना, तो म्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो गया, एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू आर इंटू क्या लिखते हैं, एच। यानी कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ये 1 प्लस क्या होता है, जीटा होता है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, 1 प्लस क्या होता है, जीटा होता है। अब जीटा क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, जो कोई मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक टाइप का क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं जो कि करंट बनाते हैं, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो करंट एक तरह का घूम रहा है, तो क्या बनाया, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाया। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है ना बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं ऊपर और नीचे, वो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इस केस में कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, कितना होता है, जीरो होता है। अब किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, अगर तुम क्या करो, एक्सटर्नल फील्ड में रख दो,
तो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे अपोजिट डायरेक्शन, छोटे छोटे बहुत सारे इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन बनेंगे। तो क्या होगा, अगर ये सिर्फ डायमैग्नेटिक केस में नहीं, ये पैरामैग्नेटिक में भी बनता है, फेरोमैग्नेटिक में भी बनता है, सब केस में बनते हैं, ठीक है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे यहाँ पे अंदर में, ये क्या होगा, इसको रिपेल करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होगा, रिपेल होगा। देखो ना, उल्टे डायरेक्शन में बन रहा है तो रिपेल हो रहा है, बनते सब में है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में ये बहुत छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन डायमैग्नेटिक में क्या हो गया, ये रिपेल करता है। अच्छा, रिपेल कर रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, रिपेल कर रहा है तो रिपेल करेगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। अगर कोई तुमको धक्का दे रहा है तो तुम स्ट्रॉन्ग से दूर जा रहे हो ना, तो स्ट्रॉन्ग से किधर जाओगे, वीक की तरफ जाओगे। यानी कि सिंपल चीज़ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता चला जाता है। क्या होता है, ये रिपेल होता चला जाता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्लियर है। अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, आपको मैंने क्या बोला था, ये कोई मटेरियल है जो कि डायमैग्नेटिक है। मैंने बोला था कि मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी जो होती है इज इक्वल टू जीटा इंटू एच होती है। एच क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, आई जो इंड्यूस हुआ है वो उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया है, यानी कि एच तो तुम्हारा अगर पॉजिटिव है, उल्टे डायरेक्शन में आई इंड्यूस है, यानी कि एच आई नेगेटिव होना चाहिए। आई नेगेटिव क्यों होगा, ड्यू टू एक्स नेगेटिव, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल कितना होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि उल्टा इंड्यूस हुआ था इसलिए नेगेटिव होता है। और बहुत छोटा होता है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस होते हैं, तो कितना नेगेटिव होगा, -1 नहीं होगा, जीटा -1 नहीं होगा। क्या होगा, जीटा जो होगा ये नेगेटिव होगा और क्या होगा, स्मॉल होगा। जीटा जो होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है ना कि कोई मटेरियल है तो उन सब का एक डायपोल मोमेंट बन जाता है, किसी का इधर बना, 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 इस तरह से बनता है। लेकिन नेट जो होता है इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आने के कारण क्या होते हैं ना, ये सब एक दूसरे को हल्का हल्का इस तरफ ऐसे अलाइन हो जाते हैं। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते, अगर इस केस में अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड सीधे निकल जाता, बाकी मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर और नीचे से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होता है, रिपेल होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये अट्रैक्ट होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आके इसके अंदर से जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। मतलब इंडक्शन वाला रिपेल तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है और क्या होती है, स्मॉल होती है, क्योंकि हल्का सा इस केस में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, हल्का सा मैग्नेटाइज होगा। और ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा पीछे वाला जो था, क्या, हाँ मैंने क्या बताया था, हाँ ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड हल्का हल्का उसी तरफ अलाइन होगा तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उधर वो मूव करना भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्यूरी लॉ है, आई जितना इंड्यूस हुआ इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी। जो आई होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तुम्हारा टेम्परेचर है, इस बात को याद रखना, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डोमेन इधर उधर अलाइन हो जाएंगे, फाइनली क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है ना कि जैसे एक एटम था, उसका क्या था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट था, उस एटम से इंड्यूस होके बहुत सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। बहुत सारे एटम का एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन सब एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है आपको मैग्नेटिक फील्ड को। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कर्व बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। अब हिस्टेरेसिस कर्व में तुम इधर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हो और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो जैसे जैसे तुम H को बढ़ाते जाओगे, I बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा,
बढ़ा, फाइनली सैचुरेशन आ जाएगा। अब आई फर्दर नहीं बढ़ा क्योंकि सारे डोमेन एक तरफ अलाइन हो गए। अब तुमने क्या किया कि इसको घटाने लगे, इसको घटाओगे ना तो ये पीछे आया, यहाँ पे आके ये रुक गया। मतलब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, लेकिन अभी भी जो कुछ डोमेन थे वो मैग्नेटाइज हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट रहता है उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डोमेन बच जाते हैं। नहीं, मुझे इस डोमेन को और ख़त्म करना, हटाना है, तो मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो ये घट के फाइनली क्या हो गया, जीरो हो गया। इस चीज़ को बोलते हैं कोरेसिटिविटी। और पीछे किए तो ये पीछे की तरफ जाएगा, फिर सैचुरेट होगा, फिर बढ़ाने लगे, तो इस तरह से ये साइकिल बनाएगा। तो इसको हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये रिटेंटिविटी हुआ। अगर परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा रिटेंट करेगा, तो परमानेंट मैग्नेट की रिटेंटिविटी भी हाई होती है, कोरेसिटिविटी भी हाई होती है, और टेम्प्रेरी मैग्नेट की रिटेंटिविटी भी कम होगी और कोरेसिटिविटी भी क्या होगी, तुम्हारी कम होगी, ठीक है। तो ये सब सारी कुछ बातें थी आपकी, ठीक है। फिर आपको ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा अट्रैक्ट होगा, कौन सा रिपेल होगा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होगा, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और जो आपका क्या बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये सब क्या होगा, आपका अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इन सब बातों को बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सब आपकी बेसिक सी बातें थी, ठीक है। चलिए, तो फिर इतना रहा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे EMI, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AC करेंगे, ठीक है। पहले EMI कर लेंगे, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, AC कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।